बाऊ मोशाय, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब उसकी कठपुतलियां। दोस्तों, पेश करने जा रहा हूं अपने 30 सालों के रंगमंच का सफर। क्योंकि हर कलाकार की शुरुआत बाल सभा से होती है, इसलिए मैं पहले नमन करता हूं अपने पूजनीय टीचर श्रीमती मंजू कंडा जी को, जिन्होंने मुझे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का पाठ पढ़ाया और मेरी शरारतों को कलाकारी में बदला। हाँ, मैं इनसे गणित नहीं सीख पाया, लेकिन इतना गणित जरूर सीख गया कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। और खुशियों को बांटने का असली सफर शुरू हुआ SCD गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से। और नमन करता हूं मैं राजदीप गिल साहब, वशिष्ठ साहब, सोही साहब और अजमेर साहब को, और साहिर साहब की यादगार साहिर ऑडिटोरियम और उसी मंच पर मेरी पहली परफॉर्मेंस। कहते हैं इंसान की जिंदगी में 2 दिन बड़े अहम होते हैं, एक जब उसका जन्म होता है और दूसरा जब उसे पता चलता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ। यही वो स्टेज थी और यही वो वक्त जब मेरे जुनून को रास्ता मिला और मुझे जीने का मकसद। और मुझे एहसास हुआ कि एक हलवाई का लड़का मिठाइयों से नहीं, अपनी कला से भी दुनिया में खुशियां बांट सकता है। और एहसास हुआ उस साइकिल पर कॉलेज आने वाले लड़के को कि साथ पढ़ने वाले साथियों की बाइक्स और कारें देखकर शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। चलते रहो, यही साइकिल एक दिन तुम्हारा गर्व भी बन सकती है। और एहसास करवाया भीड़ में तमाशा देखकर तालियां बजाने वाले उस बच्चे को कि जब स्टेज पर खुद के लिए तालियां बजे तो कैसी बादशाहत महसूस होती है। और साथ ही साथ एहसास हुआ उस परिवार को भी जो कभी अखबार नहीं पढ़ता था, लेकिन जब उसी अखबार में उनके बेटे की तस्वीरें छपती थी तो उन्हें लगता था कि अखबार तो सबको पढ़ना चाहिए। और ये जो अखबार की कटिंग्स है ना दोस्तों, मज़े की बात बताऊं, ये उस समय 2 रुपए का होता था और ईश्वर की कृपा से मेरी जेब में भी 2 ही रुपए होते थे। मगर जिंदगी किसी फेस्टिवल से कम नहीं थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में यूथ फेस्टिवल थे, जिसने ये सिखाया कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन मिलती ज़रूर है। दोस्तों, ये वो टाइम था जब मैं पहली बार अपनी गली मोहल्ले से निकलकर कॉलेज गया था और सिर्फ यूथ फेस्टिवल की वजह से ही मुझे लुधियाना के बाहर दूसरे कॉलेजेस में जाने का मौका मिला। मकसद सिर्फ एक ही होता था, दूसरों को हंसाना। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझ पर हंसा करते थे, लेकिन ऑडियंस की दाद समझाती थी एक ही बात कि संघर्ष के दिन बीत जाएंगे। ये जो लोग तुझ पर हंस रहे हैं, एक दिन तुझे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। फिलहाल मैं देखा करता था नसीर साहब और ओमपुरी साहब की इंटरव्यूज और सोचता था कि यार ये NSD कहाँ है। खैर, NSD तो नहीं मिला, लेकिन लुधियाना का पंजाबी भवन मिला, जहाँ पर मैंने छोटे छोटे रोल बड़े बड़े ख्वाबों के साथ किए और ये सीखा कि रोल छोटा हो या बड़ा, लेकिन इतनी शिद्दत से निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। और इसी तालियों की चाहत ने मुझसे बनवाया मेरा पहला विजिटिंग कार्ड और मुझे ले गया प्रोफेशनल फैशन शोज़ की एंकरिंग की तरफ, जहाँ पर मैं सोचता था कि पैसे भी मिलेंगे, लेकिन शोज़ में तालियां और दाद की दौलत इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं पैसे लेने ही भूल जाता था। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अनुभव आपसे वो करवाता है जो आप करना जानते हैं, और साहस आपसे वो करवाता है जो आप कर सकते हैं, लेकिन लगन आपसे वो करवाती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। और मेरी लगन ले गई मुझे DAV जालंधर, जिसकी फ़ीस तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन तालियाँ और दाद की दौलत यहाँ काम आई और मुझे वहाँ ले गए मिस्टर जगदीश गर्ग साहब। और ये है वो DAV ऑडिटोरियम जहाँ पर मैं मिमिक्री का टैलेंट लेके गया था, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं। उस समय मेरी निजी ज़िंदगी में काफ़ी तूफ़ान चल रहे थे, लेकिन यहाँ आकर समझ आया कि सभी तूफ़ान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। और मेरे अगले रास्ते पर खड़ा था वहाँ का यूथ फेस्टिवल, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का यूथ फेस्टिवल, जिसे मैं आज के भारत की कॉमेडी इंडस्ट्री बनाने वाली वर्कशॉप कहूँ तो कोई अतकथनी ना होगी। दोस्तों, यहीं पर रहकर मैंने थिएटर करने की चाह पूरी की, वर्कशॉप्स की, प्ले किए, और मेरी ज़िंदगी में मेरे चेहरे पर पहला मेकअप भी मुझे यहीं पर लगा और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी यहीं पर मिला। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में पढ़ता था तो जालंधर का सिर्फ यूथ फेस्टिवल देखने के लिए मैं बस से वहाँ जाया करता था और मन ही मन सोचा करता था कि यहाँ के स्टूडेंट्स कितने खुशनसीब हैं, इन्हें इतना कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। मेरी किस्मत भी मुझे DAV जालंधर ले आई, जहाँ मेरी कला के कारण कॉलेज में मेरी फ़ीस माफ़ हुई और मुझे हॉस्टल भी रहने को दिया, वही हॉस्टल जहाँ जगजीत सिंह साहब भी रहा करते थे। यहाँ रहकर मैंने अपने अंदर की कमियों को पहचाना, तालियों और अवार्ड्स का दायरा बढ़ा, कई नए सबक सीखे, ख़ास तौर पर ये कि ना हारना ज़रूरी है ना जीतना ज़रूरी है।
ये जिंदगी एक खेल है, बस खेलना ज़रूरी है। बस इस खेल में मुझे गुरु की तलाश थी और वो गुरु भी मुझे इसी स्टेज पे मिले जिसे मुझे गर्ग साहब ने मिलाया। स्टैंड अप कॉमेडी के उस्ताद मिस्टर बलविंदर बिक्की उर्फ चाचा रौनकी राम, जिनसे मिलने से पहले मेरे पास परफॉर्मेंस के नाम पर सिर्फ कुछ मिमिक्री और जोक्स ही हुआ करते थे। लेकिन चाचा रौनकी राम जी के संपर्क में आया तो मुझे एहसास हुआ कि कॉमेडी करने के लिए मस्खरा होना नहीं, संजीदा होना ज़रूरी होता है। और ये भी समझा कि शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं, खुद जहाँ भी रहते हो पर दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुँचा ही देते हैं। मंजिल का सफ़र तो अभी भी जारी है, लेकिन लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया 2006 में। MH1 का पहला शो हंस दे हंसांदे रहो, पंजाब का पहला कॉमेडी कॉन्टेस्ट जिसमें आज के सभी दिग्गज कॉमेडियन जैसे कपिल शर्मा, चंदन प्रभाकर, राजीव ठाकुर, बलराज, जीरा, मिंटो, संजीव अत्री, सूरी और पक पक दीपक, ये सब उस शो में थे। और हमारे जजेस थे गुरप्रीत घुग्गी पाजी, भगवंत मान जी, राकेश बेदी जी और जसविंदर भल्ला जी। वैसे तो मैं सिर्फ टीवी में आने के लिए इस टीवी शो में गया था। मुझे खुद नहीं पता था कि कैसे मैं टॉप फाइनल में पहुंच गया, जीत भी गया। ये सिर्फ लोगों का प्यार है। इसमें किए हुए मेरे परफॉर्मेंस अभी भी लोगों को याद है। पहली बार मेरे पिताजी किसी मंच पर आकर बोले थे और वो भी इस शो में। और राकेश बेदी साहब ने मुझे यहाँ नाम दिया था जस्ट वन, जिसे आज भी लोग याद करते हैं। इस शो के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। आस पड़ोस, गली मोहल्ले, पंजाब, लुधियाना, सबकी नज़रें बदल गई। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शोहरत क्या होती है। अपने ही लोगों ने जब जीत के हार पहनाए तो मुझे लगा कि ये मेरी मेहनत है, लेकिन वक्त के साथ साथ एहसास हुआ ये वो हार थे जो मेरे बाप की ज़िंदगी में बार बार आई थी और आज उसके बेटे के गले में जीत बनकर आ गई। और ये वही फूल थे जो मेरी माँ ने सारी उम्र गुरुद्वारे में अर्पण किए थे। कहते हैं दोस्तों, इंसान संघर्ष अपने बाप से सीखता है, संस्कार अपनी माँ से, बाकी सब तो दुनिया सिखा ही देती है। जीतने के बाद पिता की आंखों में आंसू देखकर ये जाना कि भले ही बाप ने हलवाई बनकर हज़ारों मिठाइयाँ चखी और चखाई हों, लेकिन खुशी के आंसुओं की मिठास के आगे कुछ भी नहीं होता। इस दौरान मेरी उम्र कम थी, शायद मैं इसीलिए इस छोटी सी जीत को बहुत बड़ी उपलब्धि समझ बैठा था। कहते हैं ना, जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ न कुछ तजुर्बे देकर जाती है। और इस शो को लेकर मेरा तजुर्बा ये था कि रियलिटी शोज़, ये टीवी शो सिर्फ एक पड़ाव होते हैं, मंजिल नहीं। लोग जीत को कामयाबी समझते हैं, लेकिन मेरा असली संघर्ष इस शो को जीतने के बाद ही शुरू हुआ था, क्योंकि नाम बन चुका था। अब मैं कुछ और नहीं कर सकता था, मुझे सिर्फ और सिर्फ यही करना था। इस शो को जीतने के लिए मैंने अब तक की ज़िंदगी का पूरा तजुर्बा सुना, पढ़ा, देखा, सब झोंक दिया। इस शो को जीतने के बाद मैंने कुछ लाइनें बोली थी कि हमारी राह में ना आए मंजिलें कि हम खुश नहीं मुकाम से, जो कभी भी ख़त्म ना हो, हमें उस सफ़र की तलाश है। और ये सफ़र उस समय बहुत ही मुश्किल भरा था। लोगों के लिए मैं एक शो का विजेता था, मगर सच कहूँ तो ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि डिप्रेशन क्या होता है। मेरी पहचान बन गई थी, शायद समय से पहले। कोई मार्गदर्शन नहीं था, नाम के हिसाब से ज़्यादा पैसे मिलते नहीं थे और कम में मैं करता नहीं था। नतीजा ये हुआ कि खाली बैठकर डिप्रेशन में आ गया। फिर धीरे धीरे समझ आया कि ज़िंदगी आपको वो नहीं देती जो आपको चाहिए, ज़िंदगी आपको वो देती है जिसके आप काबिल होते हो। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। सब्र करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है और बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है। 2007 इस साल मैंने लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन दिया, शॉर्टलिस्टेड भी हुआ, लेकिन बुलावा नहीं आया। लेकिन इतना समझ में आ गया कि नेशनल लेवल तक जाना है तो कुछ सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैं एक हफ्ते के लिए मुंबई गया और वहीं से मुझे पहला शो मिला नेपाल काठमांडू के लिए। गया तो मैं मुंबई ट्रेन से था, लेकिन आया वापस हवाई जहाज़ में। 2008 वो स्टेज भी आई, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जिसे पूरा भारत एक साथ बैठकर देखता था। जिस मंच पर परफॉर्म करना हर एक कलाकार का सपना था। एज एन आर्टिस्ट मुंबई का पहला बुलावा। वहाँ मैंने उन शख्सियतों के साथ परफॉर्म किया जिन्हें कभी मैं VCR और टीवी पर देखता था। सपने जैसा था मेरे लिए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वहाँ उस शो को जीतने के लिए मेहनत करूँ या एज ए फ़ैन खुशी मनाऊँ। और ऊपर से उस शो के होस्ट थे कपिल शर्मा और चंदन प्रभाकर, जो मेरे पिछले पंजाबी शो के प्रतिभागी थे। उन्हें देखकर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। सोचता था कि अगर मैं पिछला शो जीत सकता हूँ तो ये क्यों नहीं।
लेकिन स्टेज तो स्टेज होती है दोस्तों, ये किसी की सगी नहीं होती। एक बार सुदेश भोंसले साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि स्टेज पर जाने से पहले हमेशा सोचो कि ये तुम्हारी पहली स्टेज है और हाँ, आखिरी भी हो सकती है। और ये स्टेज कहीं ना कहीं मेरी आखिरी स्टेज बनती बनती रह गई, क्योंकि मेरा जो सुर लगना था वो नहीं लगा। कहते हैं ना, चलते देखा है लोगों को अक्सर अपनी चाल से तेज, पर वक्त और तकदीर से आगे कभी कोई निकल नहीं पाया। गया तो मैं वहाँ वर्सेटाइल एक्टर बनना था, लेकिन पहचान मेरी एक मिमिक्री आर्टिस्ट की बनी। सो कुल मिलाकर लाफ्टर चैलेंज की अपनी परफॉर्मेंस से मैं खुश नहीं था, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में मैं खुद को उसका दावेदार मानता था, जो मैं बन नहीं पाया। नतीजन फिर डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि इसके लिए मैंने मेहनत बहुत की थी। लेकिन साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा साहब जो हमारे जज थे, जो मेरे बचपन के फेवरेट हीरो भी थे, उनकी एक बात जो उन्होंने जजमेंट के दौरान कही थी कि ज़िंदगी में सफल होना है या तो फिर बेहतर हो जाओ या सबसे अलग। सो अलग होने के लिए मैंने मेहनत की, यात्राएं की और किताबों से दोस्ती की। 2009 ये वो वक्त था जब भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में कॉमेडी इंडस्ट्री की नींव रखी गई। बड़े बड़े टीवी चैनल अपने पसंदीदा कलाकारों को उनके शहरों से अच्छी पेमेंट के साथ हवाई जहाज़ और होटल के खर्चे के साथ बुलाते थे, जिसका हिस्सा मैं भी था। मुझे भी शोज़ मिले। अब मेरा मुंबई आना जाना शुरू हो गया एज एन प्रोफेशनल आर्टिस्ट। मैं पैसे कमाने लगा। मुंबई में मैं अक्सर कंपनी के खर्चे पे रहता था, होटलों में, और जब मैं अपने साथी कलाकारों या दूसरे एक्टर्स को स्ट्रगल करते देखता तो खुद को बड़ा लक्की महसूस करता था। फिर वो लाइन भी याद आती थी कि ऐ बंदे, तो अपनी ज़िंदगी में इन दो बातों पर अमल कर, ईश्वर दे दे तो शुक्र कर, गर ना दे तो सब्र कर। ये जो मैं टीवी शोज़ कर रहा था, ये कहने को तो टीवी शोज़ थे, लेकिन ये लाइव थिएटर था। और बचपन से मैं प्रोफेशनल थिएटर करने की चाह रखता था, जो कभी कर नहीं पाया। लेकिन कहते हैं ना कि हमारी इच्छाओं से भी ज़्यादा सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। जैसे कहीं ना कहीं मेरा जुनून ईश्वर बनकर मुझसे बात कर रहा हो और कह रहा हो कि देख, तू थिएटर करना चाहता था ना, सीखना चाहता था ना, ये ले कर, सीख, और सीखने के मैं तुम्हें पैसे भी दे रहा हूँ। 2010 ये साल मेरी स्टेज जर्नी का एक ख़ास मोड़ था, क्योंकि मैं काम कर रहा था, पैसे कमा रहा था। तो मैंने अपनी कमाई से पंजाब में अपना पहला घर बनाया। मुंबई में आना जाना लगा रहता था, तो खुद मुंबई शिफ्ट हो गया किराए का घर लेकर। जो गुरु कभी मेरे शोज़ के निर्णायक थे, अब मैं उनके साथ स्टेज साझा कर रहा था। पहली बार स्टेज शो के सिलसिले में मैंने इसी साल विदेश यात्रा की। अब मैं छोटे छोटे जो पंजाब में शोज़ करता था वो मुझे छोड़ने पड़े, क्योंकि मुंबई शिफ्ट होने के कारण मैं वहाँ जा नहीं सका। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना, कुछ बड़ा करना हो तो छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हम सबको ईश्वर ने अलग अलग प्रतिभा देकर इस धरती पर भेजा है, लेकिन हम दूसरों से तुलना करके वो प्रतिभा खो देते हैं। स्वयं में आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक छोटी सी बारीक रेखा होती है, जो कलाकार को पता होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस से तो मैं लबरेज था, लेकिन यही टाइम था जब मैंने कुछ गलतियां भी की, जो बाद में आकर मैंने सुधारी। लेकिन एक बात समझ में आ गई अच्छी तरह कि अपनी मुस्कुराहट से ज़िंदगी को बदलिए, ज़िंदगी से मुस्कुराहट को नहीं। 2011 इस साल टीवी शो का दायरा बढ़ रहा था और मैंने पहली बार हिंदी फिल्म के लिए कैमरा फेस किया, मशहूर फोटोग्राफर जय शेठ की फिल्म रोल साउंड कैमरा एक्शन। इस समय जोश था, पैसे कमा रहा था, सब कुछ थोड़ा आसान भी लग रहा था। लेकिन जब ख्वाबों के रास्ते ज़रूरतों की ओर मुड़ जाते हैं, तब असल ज़िंदगी के मायने अच्छी तरह समझ आते हैं। अब कर्म भूमि ही मेरा घर थी, मुंबई। बड़ी अजीब सी है इस शहर की रोशनी। उजालों के बावजूद चेहरा पहचानना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ शोर के बावजूद सब खामोश है, कोई आवाज़ नहीं करता, सच बोलकर कोई किसी को नाराज़ नहीं करता। और कहते हैं ना, कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, पर तजुर्बा बेवकूफ़ बनने के बाद ही आता है। तो ये वक्त मेरा बेवकूफ़ बनने का ही था, लेकिन ये बेवकूफ़ लोगों को हंसा रहा था। और मुंबई शहर के बारे में एक बात और कही जाती है कि यहाँ लोग जागती आंखों से सपने देखते हैं, इस डर से कि अगर सोते हुए आंख खुल गई तो कहीं ख्वाब ना टूट जाए। वैसे जल्दी जागना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से। 2012 मुझे उन कलाकारों के साथ जज बनने का मौका मिला जो कभी मेरे शो के जज थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मेरी फिल्मी दुनिया में काम करने का सपना भी पूरा हुआ। मेरा एज एन एक्टर पंजाबी फिल्मों में करियर स्टार्ट हो गया।
मैंने पहली बार लाइव शोज़ में वन मैन शोज़ किए और उन शोज़ के दौरान कई बार फिल्मी एक्टर्स मेरे पास आते थे और मेरी मिमिक्री से खुश होकर बोलते थे, ज़्यादातर सुनील शेट्टी की मिमिक्री सुन के, कि यार तुम अन्ना से मिले तो नहीं? तो मैं बोलता था नहीं। वो बोलते थे मत मिलना, मारेगा। तो मेरे अंदर एक कह लो कि बच्चे की वो जिद थी सुनील शेट्टी से मिलने की, वो बाहर आती थी कि यार मैं तो सुनील शेट्टी का फ़ैन हूँ, ये मुझे क्या कह रहे हैं। तो मैंने थोड़ी मेहनत की और इस साल मैं अपने आइडल, अपने फिल्मी गुरु सुनील शेट्टी साहब से भी मिला और इस तरह जो मेरे पसंदीदा कलाकार थे, खाली समय में उनकी संगत में बिताता। और इस दौरान जॉनी लीवर साहब जो स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि जसवंत, 3 तरह के कलाकार होते हैं। एक होते हैं कारीगर, एक होते हैं कलाकार, एक होते हैं जादूगर। कारीगर वो जिसको आप जैसा बोलो वो वैसा बना देगा। कलाकार वो जो आपकी इच्छाओं और आपकी सीमाओं से बढ़ के कुछ आपको दे दे। और जादूगर वो जिसे खुद ये नहीं पता होता कि वो आज क्या करने वाला है। साथ साथ उन्होंने मुझे एक और बात बताई कि किसी ने एक जोकर से सवाल किया कि चेहरे पर मास्क क्यों लगाते हो यार? तो जोकर ने हंस के कहा कि भाई लगाते तो सब हैं, मेरा बस नज़र आता है। तो इन बातों ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। हालांकि मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन एक समझ आई कि सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। दरअसल असली शक्ति होती ही वो है जिसके साथ सहन शक्ति भी हो। 2013 में मुझे एज ए होस्ट खुद का पंजाबी शो मिला, फिल्मी सिंह, जो स्पार्क पंजाबी पे आता था। ये मेरा खुद का शो था जिसे पहले स्टैंड अप कॉमेडियन हमारे उस्ताद गुरप्रीत घुग्गी किया करते थे। साथ ही साथ मेरी सिलेक्शन उस समय के सबसे बड़े शो कॉमेडी सर्कस के तानसेन में हुई। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कॉमेडी करता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं गाता भी हूँ, क्योंकि प्रोड्यूसरों को मेरा गाना पसंद था। साथ ही साथ मुझे पंजाबी फिल्में भी मिल रही थी। शुरू से ही मेरा सपना स्टेज और फिल्में रही हैं। फिल्मों को देखकर मैंने स्टेज करना सीखा और स्टेज की पहचान की वजह से मुझे फिल्में मिल रही थी। या यूं कहिए, मेरा यकीन, हौसला, किरदार देखकर मंजिल करीब आ रही थी, मेरी रफ्तार देखकर। और इसी रास्ते पर ऐसे मंजर भी आए जैसे हालात मुझसे पूछ रहे हों, तू है कौन? तो उनको मैं बड़ी मासूमियत से बोल देता था कि कारीगर हूँ साहब, अल्फाजों, आवाज़ों और अदाओं से महफिलों को सजाता हूँ। किसी को बेकार तो किसी को कलाकार नजर आता हूँ। कहीं ना कहीं अपने अंदर के कलाकार से तो मैं रूबरू हो गया था, लेकिन इस कलाकार को दुनिया के सामने लाना भी बाकी था। 2014 इस साल मुझे भारत के सबसे बड़े शो कॉमेडी नाइट विद कपिल, जो समय कलर्स पे आता था, वहां पर बुलाया गया। मेरे साथ एक ही शो में काम करने वाला मेरा साथी, मेरा प्रतिभागी अब इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन बन चुका था। दोबारा स्टेज साझा करना उसके साथ अच्छा तो लगा, लेकिन खुद को बहुत पीछे पाया, क्योंकि वक्त बदल चुका था। किसी ने कहा है ना, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कॉमेडी में कुछ अलग करने की सोच ने मैंने अपने लाइव शो में विद बैंड के साथ परफॉर्म करना शुरू किया और ये सब करते करते वक्त और पेट कब निकल गया पता ही नहीं चला। जैसे मोबाइल की बैटरी लो होने पर उसे चार्ज करते हैं, मैं जब खुद को लो फील करता था तो पंजाब चला आता था, अपने शहर लुधियाना। और यहाँ के दोस्त, गली मोहल्ले मुझे बोलते, उदास होने के लिए अभी उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, बस चलते रहिए जनाब। जिद चाहिए होती है जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी होता है, और वो डर मैंने अपने दिल से निकाल दिया। मेरे दोस्त गुरप्रीत जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि स्टेज, रंगमंच जिंदगी का ही एक लघु रूप होते हैं। बस जिंदगी में हमें पता नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है, मंच पर हमें पता होता है कि अगले पल क्या होने वाला है। इसीलिए शायद ओशो ने भी कहा था कि जिंदगी ऐसे जियो जैसे रंगमंच हो, और रंगमंच ऐसे जैसे जिंदगी हो। कुल मिलाकर बहुत कुछ सिखाया अब तक की जिंदगी के सफर ने अनजाने में। वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो सबक पढ़ाया जमाने ने। इसीलिए बातें नहीं, काम बड़े करो साहब, क्योंकि ये दुनिया है, इसको दिखाई ज्यादा देता है और सुनाई कम। 2015 इस साल भी मैंने कुछ चर्चित शोज किए। अब मेरा नाम भी कुछ अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस और स्टेज परफॉर्मर्स में आने लगा, और बड़े सालों बाद मैं अपने शहर लुधियाना एससीडी गवर्नमेंट कॉलेज गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर आया, जहां 10 साल पहले पढ़ के गया था। और इस दौरान मेरी कुछ पंजाबी फिल्में भी आई। रट्टे लगाकर लाइव शोज करते करते अब ये समझ में आ गया था कि ये जो स्टेज जर्नी है ना, ये समझने वाली नहीं, सिर्फ करने वाली चीज़ है। 1-2 शोज में मुझे लाइव स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली।
मगर टीवी में सिर्फ एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट ही मुझे बुलाते थे और लाइव शोज़ में टीवी को देख के बुलाते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर के कलाकार को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। मैं खुद रेपुटेशन से बोर हो गया था। परफॉर्मेंस के नाम पर मुझसे सिर्फ सुनील शेट्टी, दारा सिंह और सनी देओल करवाते थे, जबकि मिमिक्री तो मैं कई आर्टिस्टों की करता था। लेकिन अब मैं मिमिक्री नहीं करना चाहता था, क्योंकि जिन लोगों की मिमिक्री चैनल मुझसे करवाना चाहते थे वो सब तो मेरे आइडल्स थे और अब उनके साथ मेरे पर्सनल रिलेशन भी बन गए थे। तो मैंने फैसला किया कि अब मैं ये सब नहीं करूंगा, पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं। एक बार मैंने अपने स्टेज के मंच पर एक बात बोली थी कि हमारी राह में ना आए मंजिलें कि हम खुश नहीं मुकाम से, जो कभी भी खत्म ना हो, हमें उस सफ़र की तलाश है। तो मैं तो उस सफ़र का मुसाफिर हूँ। अब इस सफ़र में बेशक मैं पंजाबी फिल्में कर रहा था, स्टेज परफॉर्मर होने के कारण फिल्मों की उन प्रमोशन पे छा भी जाता था, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ पोस्टर भी लग रहे थे, लेकिन अभी भी पता नहीं चल रहा था कि ज़िंदगी में करना क्या है और मुझे जाना कहाँ है। क्योंकि काम मुझे कॉमेडी का मिल रहा था, जबकि मैं अपने आप को कॉमेडी नहीं मानता था। बनना मैं एक्टर चाहता था, लेकिन उसका कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। घर चलाने के लिए पैसे आ रहे थे, सो कर रहा था। अब मुझे टीवी का काम मिलना भी थोड़ा कम हो गया। जो मिलता था वो मैं मना कर देता था, क्योंकि चैनल्स मुझसे अक्सर मिमिक्री करवाते थे और वो मुझे एक्टरों का मजाक लगता था। सो मैं उन्हें मना कर देता था। हालांकि कुछ चैनल्स और लोग मुझ पे हंसते भी थे कि इसे काम की ज़रूरत है और ये मना कर रहा है, लेकिन इस मना करने में भी अलग ही मज़ा था। और मुझे बचपन में पढ़ी किताब ना करना सीखें वो याद आ जाती थी, क्योंकि मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। हालांकि मैं दूसरे कलाकार जो मेरे साथ ही काम करते थे उनको काम करता देख जब मैं अपने आप को देखता था तो सोचता था कि मुझ में क्या कमी है। मैं भी तो अच्छा कलाकार हूँ, मुझे उस लेवल का काम क्यों नहीं मिलता। लेकिन कुछ जवाब सिर्फ कुदरत के पास होते हैं, वक्त के पास होते हैं। उस दौरान मुझे पिताजी की दुकान की वो जलेबी याद आई, जो खुद तो आपस में उलझी होती है लेकिन मिठास देना नहीं छोड़ती। जीवन में सबसे आसान और कठिन क्या है पता है? गलती। कोई दूसरा करे तो कहना आसान होता है और खुद करो तो स्वीकार करना बड़ा मुश्किल। 2016 यूं तो मैं अपने आइडल मिस्टर सुनील शेट्टी साहब से 2012 में ही मिल लिया था, लेकिन इस साल पहली बार एक कॉमेडी शो में मैंने उनके सामने परफॉर्म किया, उन्हीं की गेटअप में। ये वो शो था जहाँ पर उनके साथ साथ पूरी ऑडियंस रोई थी। हालांकि मुझे कई नज़दीकियों ने मना भी किया था कि तुम यार एज ए फ़ैन बनकर जा रहे हो, कि जबकि तुम अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, मत जाओ। उन्हें कौन समझाए कि सिकंदर तो हम अपनी मर्जी से हैं, पर हम दुनिया नहीं दिल जीतने आए हैं। और ठीक उसके बाद ही मुझे शो मिला हैप्पी आवर्स, जिसमें मैंने सोशल बाबा का रोल किया था। यूँ तो ये भी एक ऑर्डिनरी शो था, लेकिन ये वो पहला शो था जिसकी शूटिंग जयपुर में होती थी। इस शो में मैंने अब तक सबसे ज़्यादा कैरेक्टर किए, नॉट मिमिक्री। जो मैं करना चाहता था मुझे वो करने का मौका मिला। और मिमिक्री के अलावा 50 से ज़्यादा मैंने कैरेक्टर किए जो मैंने अब तक की ज़िंदगी से सीखे थे। और लाइव शोज़ में पैरोडी गाते गाते कई बार ऑडियंस की तरफ से गाने की फरमाइश आती, तो मैंने इसी हौसले से अपना पहला पंजाबी ट्रैक रिकॉर्ड करवाया। देश विदेशों में शो चलते रहे और अक्सर होटलों में और हवाई जहाज़ों में बैठकर मैं अपने पुराने दिनों को याद करता था, जब कभी लुधियाना से बाहर नहीं गया था। साइकिल पर ग्रेजुएशन की थी। आउटिंग के नाम पर हमारी नानी का घर था या पिता की हलवाई की दुकान। मेरे नाना जो हमेशा हमें मेहनत करने के लिए प्रेरणा देते थे, जिनकी प्रेरणा से ही मैंने स्कूल टाइम से पार्ट टाइम जॉब करने शुरू किए थे। मेरी माँ और मौसी जिन्होंने बड़ी मेहनत से हम सब भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया। आज वो वक्त था कि वो मेरे नाम पर गर्व करती थी, लेकिन सच तो ये है ये सब उन्हीं की मेहनत का नतीजा था। मुझे वो हमेशा साइकिल ज़रूर याद आती थी। जिस तरह साइकिल चलाने के लिए बैलेंस की ज़रूरत होती है, उसी तरह ज़िंदगी चलाने के लिए भी इंसान को बैलेंस की ही ज़रूरत होती है। वो पिता ज़रूर याद आया जो हलवाई की दुकान पर सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक खड़ा रहता था। जब कभी मुझे स्टेज पर खड़ा होकर डर लगता था तो मैं उस पिता को याद करता था कि उससे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है, जो खड़ा होकर लोगों को मिठाइयाँ बेचता है और अपने परिवार को पालता है। क्या मैं आधा घंटा स्टेज पे खड़ा होकर अपने परिवार को नहीं पाल सकता? और वो मुझे मेरे गुरु याद आते थे, स्टेज की दुनिया के चाचा रौनकी राम, जो ये कहते थे कि सेल्फी लेने में तो सेकंड लगता है, लेकिन इमेज बनाने में सदियां लग जाती हैं। निखरती हैं मुसीबतों से ही शख्सियत जनाब, जो चट्टान से ही ना उलझे वो झरना किस काम का। और लुधियाना की साहिर ऑडिटोरियम पर खड़ा एक घबराया सा लड़का साहिर साहब के शेर को ज़रूर याद करता था
कि दुनिया के तजर्बाओं और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे मिला है वो लौटा रहा हूँ मैं। और बुजुर्गों ने कहा है कि जिंदगी में अपना माइनस पॉइंट जान लेना ही जिंदगी का प्लस पॉइंट होता है। और इस साल मैंने अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ अपने स्टेज कॉस्ट्यूम पर भी ध्यान दिया, और जिसमें मेरे फ्रेंड क्रिएटिव नरेंद्र जी ने मेरी मदद की। कहने का मतलब, अब स्टेज पर बचपना करने वाला लड़का अभी जवान हो गया था। ये बातें मैं नहीं, अब दूसरे लोग भी बोलने लगे थे, क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पे लाइव शो में स्टैंडिंग ओवेशंस का दायरा बढ़ने लगा। और कुल मिलाकर मैंने एक बात मनन की कि तलाश में बीत जाती है सारी जिंदगी ये दिल। वक्त के थपेड़ों ने समझाया कि खुद से बड़ा कोई हम सफर नहीं होता। 2017 इस साल मैं दोबारा भारत के सबसे बड़े शो कपिल शर्मा शो का हिस्सा बना। वहां पर मैंने काकू पहलवान का किरदार किया। हालांकि मैं वहां पर कुछ और क्रिएटिव करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। खैर, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई जो महान अभिनेता पंकज कपूर जी ने मेरे मित्र पारितोष त्रिपाठी को समझाई थी कि काम आपके पास तब आता है जब आपको काम आ जाता है। और इसी दौरान मैंने पंजाब के जलंधर दूरदर्शन के नए साल के प्रोग्राम की एंकरिंग की। वो प्रोग्राम जिसे बचपन में देखा करते थे और जिसे देखे बिना नया साल नहीं चढ़ता था। ये भी मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वहां पहुंचकर मुझे एक बड़ी पॉजिटिविटी फील हुई कि न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। ये वो साल भी था जब मुंबई में पहली बार मैंने एज ए होस्ट एक फिल्मी पार्टी दी, और फिल्म इंडस्ट्री के और स्टेज की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज वहां पर आए और मुझे और मेरे परिवार को उन्होंने आशीर्वाद दिया। मुझे याद है मेरे किसी दोस्त ने कहा था कि जसवंत, तुमने ये बहुत अच्छा किया कि ये जो पार्टी दी, क्योंकि ये शो बिजनेस है। यहाँ पर दिखावा ही समझ में आता है। ये बात तो सच है कि उस पार्टी के बाद लोगों को वाकई लगा कि इस इंडस्ट्री में मैंने भी अपनी कुछ जगह बनाई है। लेकिन उस मंच पर खड़ा होकर मैंने एक बात ज़रूर बोली थी कि सीखता रहा हूँ मैं, दुनिया का मैंने कभी कायदा नहीं देखा। रिश्ता निभाया है तो दिल से निभाया है, मैंने कभी अपना फ़ायदा नहीं देखा। मेरे एक मित्र हैं कास्टिंग डायरेक्टर DK श्रॉफ। उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में वही आपका मित्र है जो आपको चलचित्र में काम दिलाए। तो मैंने उनको हंस के कहा कि भाई, मैं तो वो हूँ जिसने चलचित्र में से ही मित्र बनाए हैं। मेरी बातें सुनकर अक्सर महफिलों में मुझसे कई लोग पूछा करते थे कि तुम ये सब कहाँ से सीखते हो। मैं उनको कहता था कि वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोगों को हंसाऊंगा। बस मैं तो बचपन से बच्चों को कहानियाँ, जोक, गाने सुनाता था। मम्मी कई बार दोपहर में दही लेने भेजती थी तो रोड पर मदारी का तमाशा देखती भीड़ का हिस्सा बन जाता था, और डमरू बजाते उस मदारी को कि कैसे वो डुगडुगी बजाकर इतनी भीड़ को सम्मोहित कर लेता था और जेब से पैसे निकालने पर मजबूर कर देता था। गली में बधाई लेने आए वो किन्नरों के रिक्शे के पीछे भागना कि मेकअप लगाए ये अजीब सी औरतें हैं कौन, जो किसी भी घर में आसानी से घुस जाती हैं, महफिलों को लूट लेती हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सबका एंटरटेनमेंट करती हैं, किसी के साथ भी मजाक कर लेती हैं, मन चाहे पैसे लेकर जाती हैं। लोग इनके पांव छूते हैं और ये दुआएं देती हैं। एक फिल्म की तरह ये कैसे आधा पौना घंटा इन सबका मनोरंजन करती हैं। और बारातों में आने वाले वो भांड जिनसे अपनी बेइज्जती के डर से कोई बहस नहीं कर सकता, उनकी हाजिर जवाबी से खुश होकर सब उन्हें पैसे देते थे। मैं उन्हें देखता रह जाता था। और वो सर्कस में आने वाला जोकर जो चारों तरफ बैठी भीड़ को सिर्फ हंसाता था और सबके पैसे पूरे कर देता था। बस लोगों को प्रभावित करने वाले ये सब कलाकारों ने ही मुझे दूसरों को प्रभावित करने की चाह पैदा की। देखा जाए ये दुनिया एक सर्कस की स्टेज ही है, और जो हंसा जाए, सबको याद रह जाए, वो जोकर, बाकी सब उसको देखने वाली भीड़। और जोकर से याद आया वो किस्सा, शायद आपने सुना हो, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि एक कलाकार और जोकर की लाइफ क्या होती है। एक शहर में एक ऐसा इंसान था जिसको कभी हंसी नहीं आती थी। वो बड़ा परेशान रहने लगा। वो एक बार एक मनोचिकित्सक के पास गया और बोला, सर मुझे कई दिन से हंसी नहीं आई, मेरे घर वाले बड़े परेशान हैं। तो उस मनोचिकित्सक ने मुस्कुरा कर कहा, बस इतनी सी बात, दवाई लेने की ज़रूरत नहीं, ये लो, ये चिट पर मैं एक सर्कस का एड्रेस लिख रहा हूँ, ये जाकर देखो। वहाँ वो जोकर तुम्हें इतना हंसाएगा कि तुम पेट पकड़ कर हंसोगे। तो उस आदमी ने चिट देखकर थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, डॉक्टर साहब वहाँ मेरा इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस जोकर के पास आप मुझे भेज रहे हैं वो जोकर कोई और नहीं, मैं ही हूँ।
जानी के कपिल शर्मा शो के बाद मुझे एक बात और समझ में आई कि आपका गुणी, आपका कलाकार होना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उस गुण, उस कला का सही जगह पहुंचना जितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इसके बाद फिर मैं दोबारा लाइमलाइट में आ गया। आनंद बख्शी साहब का एक गीत भी था कि दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। 2018 मैं भीतर गया, मैं भी तर गया। सीखते पढ़ते हारते जीतते, कभी अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। मैं तो कभी नहीं भूला। शायद इसीलिए अब लाइव शोज में स्टैंडिंग ओवेशंस का दायरा और बढ़ने लगा। शायद इस लेवल पर आकर कई लोगों का दिमाग भी खराब हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जिन्होंने अभ्यास के मैदान में पसीना बहाया होता है, उन्हें मैदान जंग में खून नहीं बहाना पड़ता। स्टेज की भाषा में कहें तो मेरा थोड़ा सुर अच्छा लगने लग गया था। साथ ही साथ पंजाब में मेरी एज ए लीड पंजाबी फिल्म रिलीज हुई और उसी सिनेमा में लगी जहां कभी लाइनें लगाकर अपने फेवरेट हीरोज की मैं फिल्में देखा करता था। और मेरे फेवरेट हीरो अन्ना यानी सुनील शेट्टी साहब ने मुंबई में मुझे पर्सनल इनविटेशन पर अपने क्रिकेट मैच में कमेंट्री करने का मौका दिया, जो मेरे लिए किसी फिल्म अवार्ड से कम नहीं था। कहते हैं जीत की खुशी वहाँ ज़्यादा होती है जहाँ कभी हम हारे हों। और साथ ही साथ मेरा दूसरा कॉलेज DAV कॉलेज जालंधर, जहाँ मैंने थिएटर की बारीकियाँ सीखी। यहाँ मुझे स्टेज के गुरु चाचा रानकी राम जी मिले, जहाँ एक बार एक्टर बनने के सपने देखे थे, जहाँ रिहर्सल करते करते कई बार मैं सो जाया करता था। वहाँ 12 सालों बाद मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। अपने ही कॉलेज में एज ए चीफ गेस्ट आना और उसी मंच पर आकर खड़े होकर क्या जज्बात रहे होंगे, एक कलाकार समझ सकता है, या उसको प्यार करने वाले। तो मैंने उस मंच पर खड़े होकर एक बात ज़रूर बोली थी, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने उस मंच पर खड़े होकर बोला कि कई सालों बाद आदमी जब कुछ बन जाता है अपनी नज़रों में, तो वो सीना तान के अपनी कॉलेज की बिल्डिंग के आकर सामने खड़ा हो जाता है और महसूस करता है कि देख, मैं तेरे अंदर से पढ़ के गया हूँ, आज कुछ बन के आया हूँ। तो कॉलेज की बिल्डिंग उसे पूछती है कि जब तू मेरे अंदर था तो मेरे इम्तिहानों से बहुत डरता था, अब बता जिंदगी के इम्तिहान कैसे चल रहे हैं। इम्तिहानों की तो बात क्या कहें, वो तो सारी उम्र चलते रहते हैं। मुझे वो इम्तिहान याद आ गए जब मैं ज़िंदगी में बिल्कुल निराश था। उस समय मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना है। पार्ट टाइम जॉब करता था, ये नहीं समझ में आता था कि आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, या पापा का दुकान संभालना है। तो उसी दौरान एक प्ले में गर्ग साहब मिले, प्रोफेसर जगदीश गर्ग साहब, जिन्होंने मुझे बुलाया जालंधर। उनके एक इवेंट में मैंने हिस्सा लिया, जहाँ पे मैं एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि क्या तुम हमारे कॉलेज की तरफ से यूथ फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करोगे, हम तुम्हारी फ़ीस माफ़ कर देंगे। और उस दिन मुझे वो बस पास ज़रूर याद आया जो मैंने कॉलेज से लुधियाना की तरफ बनाया था, जो सिर्फ फ़िलौर तक बना था, और फ़िलौर से आगे लुधियाना तक मैं सो जाने का नाटक किया करता था बस में। दोस्तों, ये इम्तिहान तो कभी ख़त्म नहीं होते, बस खामोशी से बनाते रहो पहचान अपनी, हवाएं खुद आपका नाम गुनगुनाएंगी। 2019 आखिरकार ये वो वक्त आ गया था जब मुझे बिना टीवी पे आए शोज़ मिलने लगे। एक ही शोज़ में मुझे बार बार तीन बार रिपीट करने लगे। हालांकि मैं इस साल ज़्यादा काम नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पिताजी बड़े बीमार थे। यूँ तो हमेशा मंच पर जाकर लोगों को हंसाया ही है, लेकिन इस साल पहली बार मैंने किसी शोक सभा में खड़े होकर लोगों को रुलाया था। और वो शोक सभा मेरे पिता सरदार उधम सिंह की अंतिम अरदास थी। खैर, मेरे पिताजी कहा करते थे कि ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है। खैर, मौका मिला तो दोस्तों मंजिल पर पहुंचकर लिखूंगा मैं इन रास्तों का जिक्र, अभी तो बस सफ़र करने से ही फुर्सत नहीं।